आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने कई मासूम बच्चियों को अपने जीवन की रत्ती भर परवाह न करते हुए उन्हें उस दलदल से निकाला जहां खौफनाक मंजर को देखते और उस नरक से निकलने की आस में कई की सांसें सिसकियों में तब्दील होकर दिन और रात का अंतर तक नहीं कर पाती हैं। इस सच्ची और मार्मिक कहानी की नायिका हैं मुंबई की त्रिवेणी आचार्य, जो गुजरात के भारत पाकिस्तान सीमा के एक गांव से विस्थापित होकर महानगर आई। पत्रकार बनने की इच्छा को साकार किया, फिर जो हुआ वो एक इतिहास बन गया। जांबाज सैनिक की जांबाज पत्नी की वो पहल जो उनके साहस, धैर्य और त्याग को जब आपके सामने लाएंगी तो आप भी नारी शक्ति की प्रतीक बन चुकी इन महान विभूति का वंदन करने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगी। एक महिला ने अपने आंसू को जब अपनी ऊर्जा बनाया तो इसकी गूंज 7 समंदर पार के भी कई देश तक पहुंच गई। शख्सियत में आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं एक ऐसी हस्ती से जो नारी शक्ति का मिसाल बन चुकी हैं। उनके नाम को उन्होंने जिया है, चरितार्थ किया है। 9 अप्रैल से शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है और उस पर यदि त्रिवेणी यानी 3 यदि हम उनको अपने उससे डिफाइन करें, पावन नदियों का जो प्रवाह है उनके व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। उनके व्यक्तित्व में वह पारदर्शिता देखने को मिलती है कि जो आज कईयों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। तो इनका नाम है त्रिवेणी आचार्य। त्रिवेणी जी नमस्ते, जय हिंद। आप एक हस्ती हैं, छोटे से गांव, सीमा पार के गांव से लेकर आपने वहाँ से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, कई लम्हों को देखा, कई लम्हों को जिया और आप आज महानगर में ही नहीं देश और विदेश में एक नाम है त्रिवेणी आचार्य जो लोगों की ज़ुबां पर है। तो ये बताइए कि आप नारी शक्ति का एक ज्वलंत उदाहरण है। आज आपके जो रेस्क्यू फाउंडेशन है उसमें आपने कई अबोध बच्चियों को, कई महिलाओं की ज़िंदगी संवारी है जिनकी ज़िंदगी एक सीलन भरे कमरे में सीमित थी। दिन और रात का भी उनको एहसास नहीं था कि अभी दिन है कि रात है। वो ऐसे नर पिशाचों के चंगुल में पड़ी थीं कि जहाँ पे वो रोज पल पल तिल के मर रही थीं और नरक भोग रही थीं। और आपने साहस का परिचय दिया। आपने ज़िंदगी में कई झंझावात देखे, खुद तूफान को देखा। आपको ये जो लड़कियों का रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो एक दलदल है वेश्यावृत्ति का, उससे निकालने की प्रेरणा आपको मिली कहाँ से? ऐसा है कि मैं पत्रकार थी और एक दिन रक्षाबंधन का पर्व था और हमारे चीफ रिपोर्टर ने बोला कि एक हीरो सेक्स वर्कर से राखी बंधवाने जाने वाले हैं। तो हमारे जेंट्स जो कलीग थे उनको पूछा कि आप जाओगे? तो बोले नहीं, मैंने छुट्टी रखी है। तो बोले कौन जाएगा? तो मैंने बताया मैं जाऊंगी। तो दूसरे मेरे कलीग ने कमेंट किया कि लड़कियों के बदनाम गली में जाएगी। मैं बोली हाँ, मुझे देखना है बदनाम गलियाँ कैसी होती है। और आज से 30 साल पहले मैं एज ए पत्रकार के नाते कमाठीपुरा गई, जिसको बदनाम गलियाँ बोलते हैं, और वहाँ पे हीरो राखी बंधवा रहे थे, सेक्स वर्कर को साड़ी दे रहे थे, मिठाई दे रहे थे और पुलिस चौकी में प्रोग्राम चल रहा था। तभी मैंने सोचा कि वो जो कमाठीपुरा की गली है जिसको बदनाम गली बोलते, उसका मैं कोठा जाके देखूं। सब बोलते हैं वेश्यालय, वेश्यालय कैसा होता है? वहाँ पे बड़ी बड़ी औरतें थी जो आई थी प्रोग्राम में, लेकिन जब मैं गली में गई और कोठे में गई तभी लकड़े के पिंजरे बने थे और उसमें 8-10 साल की लड़कियां मेकअप कर रही थी। तभी मुझे लगा कि एक सेक्स वर्कर की बच्चियां होगी, क्योंकि इतनी 8-10 साल की लड़की को हम कैसे मान सकते कि वो सेक्स वर्कर है। तभी मैंने वो बच्चियों को पूछा कि आप पढ़ाई करते हो? आपकी मम्मी सेक्स वर्कर है?
तो बोले कि नहीं, हम खुद ये गंदा काम करते हैं और हमारे नसीब में पढ़ाई कहाँ। फिर उन्होंने शुरू किया कि हम नेपाल से हैं, कोई दलाल हमको अगवा करके लाया, हम मानव तस्करी का शिकार है, हमको यहाँ बेच दिया और हम ये गंदा काम कर रहे हैं। मैंने उनको पूछा अच्छा लगता है? बोले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, हमें अपने घर जाना है, अपने माँ बाप के पास जाना है और हमें यहाँ नहीं रहना है। रोज़ 20-25 लोग आके हमारे से बलात्कार करते हैं, हमारे पे बहुत अत्याचार 8 होता है। साल की बच्चियों के साथ ये विभत्स जघन्य अपराध हो रहा था। 8 साल की बच्ची, जी जी, 8 साल की बच्ची। उनके साथ 20-20, 25-25 लोग आके, हाँ, रोज़ 20-25 कस्टमर जितने भी आते हैं, जब लड़की नहीं होती है, बोलते वर्जिन है, तभी तो और कस्टमर आते हैं और उनके ऊपर इतना अत्याचार होता है और कोई कुछ नहीं कर रहा था। और तभी लड़कियां ने बोला कि हमें अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बोली भाग जाओ। तो बोले भाग नहीं सकते, क्योंकि गली के नाके पे जो पिंप खड़े हैं वो हमको फिर लाके यहाँ डाल देंगे। पिंप यानी दलाल, वो जो एकदम स्पष्ट हिंदी भाषा में बोलूँ तो उसका ये होता है भड़वा। ये लोग क्या करते हैं कि ये लड़की के लिए कस्टमर ढूंढते हैं, वो लड़की के ऊपर ध्यान रखते हैं, उसको नज़र कैद रखते हैं, वो लड़की को साम दाम दंड भेद से उनको ट्रीट करते हैं। कभी वो लड़की को, फिर वो ट्रैफिकर भी बनते हैं, वो छोटे गांव में जाते हैं, लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, फिर बोलते हैं कि चलो हम जाते हैं, हम शादी करते हैं, या तो तुम्हें फिल्मों में काम दिलाऊंगा। मतलब ये एक एंटी सोशल एलिमेंट्स, ये असामाजिक तत्व जो होते हैं, जिसको आप गुंडा भी बोल सकते हैं, गैंगस्टर भी बोल सकते हैं या पिम्प भी बोल सकते हैं, तो ये लोग गली के नाके पे खड़े होते। अभी लड़कियां कोठे पे, ये अगर कोई कस्टमर आता है, वो लिपस्टिक लगा के आती है और उसको जिस तरह से बताया गया है कि भाई कोई कस्टमर आएगा तो उसको खुश करना है। किसी को लगता है ये लड़की नखरा कर रही है, मेकअप करके आई, खुश है, लेकिन खुश नहीं है। वो लड़की वहाँ पे बंधक है और उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो फिर वो लड़की अपने आप को सरेंडर कर देती है। वो लड़की को शाम दाम दंड भेद से समझाया जाता है कि देखो, अभी तुम्हें तो बेच दिया है दलाल ने, हमने तो 50,000 में ख़रीदा है, ये तू ज़्यादा कस्टमर लेके तू 2-4 महीने में ये हमारा कर्जा फिनिश कर दे, बाद में तुझे घर जाने देंगे। तो लड़की भी ये सोचती है कि मैं ज़्यादा कस्टमर लेके उनका 50,000 का जो कर्जा है वो मैं पूरा कर दूंगी, तो ये हमारी जो मैडम है वो हमको फिर हमारे गांव में हमारे माँ बाप के पास भेज देगी। तो इस तरह से वो लड़कियों को लड़की सरेंडर हो जाती है। और फिर लड़की को धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि उनको ड्रग्स देते हैं, अल्कोहल, चेन स्मोकर बना देते हैं, ताकि वो लड़की फिर अंदर इतनी फंस जाए कि वो बाहर निकलने का सोचे नहीं। तो जब मैं वो लड़की को बोला कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तो बोले भाग नहीं सकते, गली के नाके पे जो गुंडे खड़े हो हमको फिर से डाल देंगे। हमने 2-3 बार कोशिश किया, लेकिन उसके बाद हमारे पे बहुत अत्याचार हुआ। हमको सिगरेट का बंद दिया प्राइवेट पार्ट्स में, मिर्ची चिली पाउडर डाला और हमको बहुत हमारे पे अत्याचार हुआ, दिनों तक खाना नहीं मिला। तो अभी हमारी हिम्मत टूट चुकी है, हमारी कोई आखिरी उम्मीद नहीं बची है। मैं बोली आपकी आखिरी उम्मीद मैं बनूंगी, चलो मैं टिकट तुम्हारी करवा देती हूँ, मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने आती हूँ, फिर तुम चले जाओ। तो बोले कि नहीं मैडम, ये लोग आपको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये बात कर रहे थे, मैं डायरी में लिख रही थी, तब तक वहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था। तो उनकी जो मैडम होती है, ब्रोथेल की मैनेजर, वो सब आने लगे। तो मुझे पूछे कि कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बोली पत्रकार हूँ, स्टोरी लिखने आई हूँ। तो बोले यहाँ से निकलो वरना मार खाओगे। अच्छा, आपको उन्होंने बोला? हाँ, मुझे बोला कि निकलो यहाँ से फटाफट, यहाँ कोई अच्छे घर की लड़कियाँ नहीं आती है। तो मैं बोली ये भी तो अच्छे घर की लड़कियाँ है ना, ये पैदाइशी तो कोई वेश्या नहीं थी। बोले ज़्यादा बकवास मत करो, यहाँ से निकलो। तो लड़कियों ने इशारा किया कि आप निकल जाओ, नहीं तो मारेंगे। वो लड़कियाँ भी काँप रही थी। वहाँ से मैं निकल आई, अपने न्यूज़पेपर की ऑफिस में गई, लेकिन ना उस दिन मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। मुझे वो 8 साल की जो लड़की थी
उसमें मुझे लगा कि मेरी खुद की, मेरी पेट की बेटी मुझे दिखाई दी। अगर मेरी बेटी को कोई किडनैप करके ये जगह पे बेच देता और अगर उसको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता तो मेरी बेटी पूरी जिंदगी 20-25 साल तक की उनकी उम्र होती है, बाद में तो उनको HIV लग जाता है, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी नरक बन जाती। तो ये भी तो किसी की बेटी है, वो सोच रही थी मैं। और मैं न्यूज़पेपर की ऑफिस में गई, फिर अभी भी आपके आंख में आंसू आ रहे हैं। हाँ, यानी वो जो घटना है, पहले जिन दिन आप जो जाके वहाँ वो पीड़ा देखी आपने और जो महसूस की संवेदना के साथ, तो वो अभी तक आपके अंतर्मन में विराजमान है। त्रिवेणी जी, जी आपकी आंखों में देखिए एकदम आंसू झलक रहे हैं। इतनी पीड़ा हुई आपको कि आप सो नहीं पाई। हाँ। पत्रकारिता की आपने, कई मुद्दों को उठाया होगा, लेकिन इस मुद्दे पे आप आहत हुई और इसे आपने जिंदगी का एक उद्देश्य बनाया। उसके बाद का सफर कैसे रहा? मैं घर गई, अपने पति बालकृष्ण आचार्य जो कि मिलिट्री में थे, 15 जी। साल मिलिट्री में जी। करके वो आए थे वापस, और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो मैंने बोला कि आज ना मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं रेड लाइट एरिया गई थी और वहाँ पे बहुत छोटी छोटी लड़कियाँ हैं जिसके पास ज़बरदस्ती वेश्या व्यवसाय करवाया जाता है और वो मानव तस्करी से लाई जाती है, दलाल लाते हैं। मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार मानव तस्करी शब्द सुना 30 साल पहले। तो तुरंत मेरे पति बोले कि अरे टेलीपैथी हुई, क्योंकि इस बारे में मैं तुम्हारे से बात करना चाहता था, मैं 1 वीक से सोच रहा हूँ, लेकिन मैं मतलब वो बात तुम्हें नहीं कर पाया। मैं भी एक रेड लाइट एरिया में फंसी हुई एक सेक्स वर्कर के बारे में तुम्हारे से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे शॉप में एक लड़का है, वो एक लड़की को प्यार करता है, लेकिन वो लड़की सेक्स वर्कर है। दोनों शादी करना चाहते हैं। वो लड़का वो लड़की को वहाँ से रेस्क्यू करना चाहता है और वो लड़का बार बार बोल रहा है कि आपकी वाइफ पत्रकार है, तो पुलिस और पॉलिटिशियन सबके साथ उनका अच्छा रिलेशन होगा, तो आप अपनी वाइफ को बोलो ना कि वो लड़की को वहाँ से रेस्क्यू करवा दे, तो मैं उसके साथ शादी कर लूँगा। तो मैंने जैसे बात किया वैसे ही मेरे पति ने मुझे ये बताया, लेकिन मैं बोली मुझे आज तक कभी ये फील नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो एक कम्युनल राइट्स का भी रिपोर्टिंग किया था, वहाँ पे मैंने डेड बॉडी गिनी थी, मैंने इतने सारे मर्डर ये केस। जो दंगे हुए थे त्रिवेणी जी, उसमें आपका एक जिक्र बार बार आता है कि उस दंगे की रिपोर्टिंग में पहली महिला कोई रिपोर्टर थी मुंबई में जो वहाँ पे पहुँची, कई लोगों को जला दिया गया था, आपने उसके आंकड़े दिए और आपने डेथ बॉडी के शिनाख्त वहाँ से उनके सिर से कफन हटाकर देखा है और गिना है, तस्वीरें ली हैं, फिर आपने जाके एडिटर को बताया। क्या ये सच बात है? जी जी, ये सच बात है। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ये है कि वो मैं रिपोर्टिंग करने गई थी, तो मुझे फायर ब्रिगेड वाले ने बताया कि इतनी डेड किस बॉडी सन है। की बात है? ये 92 या 92? हाँ, जब दंगे हुए थे जी। तभी ये तो बोले, मैंने बोला पुलिस ने बताया कि इतनी महिलाएं और इतने पुरुष थे, तो बोले आपने कैसे मान लिया, आपने डेड बॉडी गिनी थी क्या? एडिटर ने बोला। तो मैं बोली नहीं, उन्होंने तो मजाक में पूछा होगा, लेकिन मैं फिर से वहाँ गई और मैंने एक एक डेड बॉडी का कफन उठा के मैं गिन के आई, लेकिन मुझे बिल्कुल रोना नहीं आया था, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग। लेकिन पहली बार वो लड़की को देख के मुझे बहुत रोना आया, और ये बात जब मेरे पति को मैंने कही तभी फिर ये हमने मतलब मेरे पति ने बोला कि वहाँ पे तो बहुत सारी लड़कियां हैं, हम सबके लिए नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास एक लड़का है जो एक सेक्स वर्कर को चाहता है, हम उसको अगर रेस्क्यू करवाएंगे तो हम एक को रेस्क्यू कर सकते। तो यहाँ से हमारी लाइफ का चेंजिंग गेयर आया। त्रिवेणी जी के अंदर साहस है, शक्ति है, वात्सल्य है, और ये इन्हें यूं ही नहीं मिली। एक और इनकी जांबाजी तो है ही,
इनके परिवार में जो इनके जीवन साथी, इनके जो पति, वो भी देश की सीमा की रक्षा पर 15 साल तैनात रहे। यानी सैनिक रहे और सैनिक की पत्नी ने भी भरपूर जांबाजी से उनका साथ दिया। और जब दोनों की पहल जो शुरू हुई, दोनों ने एक मुद्दे पर पहल किया, वो बड़े चौंकाने वाला है। आमतौर पर कोई भी घर की महिला, और जब त्रिवेणी जी जो हैं, जिनके जो पति हैं जांबाज सैनिक रहे, दुर्भाग्य है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। हम उन्हें भी श्रद्धा सुमन देते हैं, पहल की टीम। और ये अपने परिवार में 5 भाइयों के बीच इकलौती बहन रही। तो त्रिवेणी जी, परिवार में आपके 5 भाई और आप इकलौती बहन, उन्होंने कभी आपको रोका नहीं कि इस प्रकार के काम मत करो करके? आपके जज्बे को उन्होंने सराहा या रोकने की कोशिश की? नहीं रोका, सभी हमारी मेरी फैमिली ने और मेरे ससुराल वाले ने, कि जब हमने ये काम शुरू किया तो बोले कि हमें शर्म आती है कि क्या कर रहे बेटा बहू। तो पहले तो बोलते थे कि हमारी बहू पत्रकार है, लेकिन बोले आप ये काम कर रहे हो, हम क्या ये बोले कि रंडियों को छुड़ाने का काम कर रहे हैं। तो मेरे परिवार और ससुराल से सब लोगों ने ये बोला कि ये बाकी अगर आपको कुछ काम करना है, अगर आपको समाज सेवा करनी है तो हैंडीकैप के लिए करो, ब्लाइंड के लिए करो। जब ये मेरी और मेरे पति की बात हुई, तभी मेरे पति ने मुझे बोला कि देखिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, कैंसर पेशेंट के लिए करते, अनाथ आश्रम में काम करते, वृद्धाश्रम में, लेकिन कोई संस्था नहीं है कि जो इस ये पतिता के लिए कि दलदल में जो फंस चुके हैं, हाँ, जबरन जिन्हें फंसा दिया गया, हाँ, उनके लिए कोई काम करता हो तो क्यों ना हम पहल करें। तो मैं बोली ठीक है, हम करते हैं पहल। तो उन्होंने बोला कि मैं तो अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं बंद कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं भी तो जर्नलिज्म में रिज़ाइन कर देती हूँ। अच्छा, उनकी पोस्टिंग कहाँ थी, ये बताएंगे आप? उनकी पोस्टिंग पहले भोपाल में थी, बाद में वो जम्मू कश्मीर में थी। वो टैंक के ऊपर वायरलेस ऑपरेटर थे, तो उनकी ट्रेनिंग भोपाल में हुई। जांबाज व्यक्ति रहे वो। हाँ हाँ, जैसा उनके बारे में है कि बहुत सरल इंसान थे। हाँ, और मानवीय संवेदनाओं से भरे थे आपके जो स्वर्गीय पति। जी। और आपने, दोनों ने एक दूसरे को साहस दिया, संबल दिया, और इस काम में, इस पावन काम में आप लोगों ने अपना योगदान देना शुरू किया। आपको लाशों से भय नहीं लगा? दंगे में आप लाश देखी, वहां विचलित नहीं हुई, लेकिन जो 8 साल की बच्चियों से जो जघन्य अपराध, बलात्कार जिस तरीके से लोग करते रहे, नरपिशाच, उनकी स्थिति देखकर आप अंदर तक आपको पीड़ा हुई और आपने ये काम शुरू किया। सबसे उसके बाद जैसे आपने जर्नलिस्ट की नौकरी छोड़ दी? नहीं, मैं जर्नलिज्म में रही। तभी पति ने बोला कि मैं बिजनेस बंद करता हूँ, आप जर्नलिज्म में रहो, क्योंकि क्राइम रिपोर्टर थी तो पुलिस के साथ अच्छी पहचान थी, तो 2 में से 1 को कमाना भी पड़ेगा। तो तुम्हारी नौकरी तुम कंटिन्यू करो और मैं अपना बिजनेस बंद करता हूँ। और जब ये जैसे तय हुआ कि भाई हजारों लड़कियों के लिए नहीं कर सकते, लेकिन एक लड़की का तो हम रेस्क्यू करें। और जब वो लड़की को, नेपाली लड़की को जब रेस्क्यू करने गए, आज भी मुझे जिनको आपके जो पति के स्टोर में कोई काम करते थे, हाँ, वो हाँ, चाहते थे, हाँ, कोई बंगाली लड़का था जी। हमने सोचा कि हम सबके लिए नहीं कर सकते, लेकिन एक लड़की को रेस्क्यू करते हैं। तो एक लड़की को जब हम रेस्क्यू करने गए, तभी 15 लड़कियां बाहर आई कि हमको भी ये नर्क से बचाओ। वो हाथ जोड़ने लगी, पैर पकड़ने लगी। और उस दिन अच्छा, मैंने फ़ोन करवा दिया था कमिश्नर ऑफिस से, मैं नहीं गई थी, पति गए थे और वो लड़का गया था। तभी मोबाइल का ज़माना भी नहीं था, मुझे पेजर पे मैसेज आया, तभी पेजर हुआ करता था, पेजर पे मैसेज आया कि ये नंबर पे फ़ोन करो। जब मैंने फ़ोन किया तब मेरे पति ने बताया कि हम तो एक लड़की को बचाने आए थे, लेकिन यहाँ तो 15 लड़कियाँ बोल रही है कि हमको घर जाना है, हमको निकालो। इसके साथ ही आए थे हम, इसकी सहेली है, तो क्या करें, क्योंकि पुलिस बोल रही है एक को रेस्क्यू करने आए हैं, एक को रेस्क्यू करो और जाओ। तो मैंने बोला कि नहीं, सबको रेस्क्यू कर लो।
जो जो नंबर से मुझे मैसेज आया था वो नंबर पे मैंने फ़ोन करके फिर पति को बोला कि सबको रेस्क्यू करो और मैं ऑफिस से आती हूँ काम निपटा के। फिर वो सबको पुलिस स्टेशन लेके गए, कमाठीपुरा से नागपड़ा पुलिस स्टेशन लेके गए और फिर लड़कियों का स्टेटमेंट लिया और बोले कि अभी आपको समाज सेवा का भूत चढ़ा है ना, लेके जाओ आपके घर पे। पुलिस वालों ने कहा। और वो तभी क्या करते थे कि लड़की को ऊपर बॉम्बे पुलिस एक्ट लगाते थे 100 नंबर, और उसके पास से 100 रुपया पेनल्टी लेते थे। ये क्या जाहिर ये पब्लिक प्लेस पे बिभत्स वर्तन कर रहे थे, ऐसा करके वो लोग उनको रेस्क्यू नहीं तभी किया, मतलब इस तरह से करके बताया कि अभी तुम लेके जाओ तुम्हारे घर पे, तुम्हें समाज सेवा का बहुत भूत चढ़ा है। तो हम तो एक को रेस्क्यू करने गए थे और 15 लड़कियां। जिस लड़की को आपने रेस्क्यू करने गई थी उसकी उम्र कितनी थी उस समय? तभी तो उस 18 साल के ऊपर की होगी, उस समय बालिग थी वो। हाँ। लेकिन और जो बाकी लड़कियां थी, हाँ, वो नाबालिग थी, पूरी नाबालिग थी वो। हाँ, लेकिन उनको ब्रोथेल में हार्मोन्स के कुछ इंजेक्शन देते हैं ताकि वो थोड़ी मोटी हो जाए। तो माने उनके शरीर के साथ एक तरीके से देखा जाए तो चाहे वो हर तरीके की बर्बरता होती थी। हाँ, हाँ, हाँ। और वहाँ के जो लोग दलाल थे उसमें महिलाएं भी थीं, पुरुष भी थे। हाँ, हाँ। और वो उनको खाली अपनी कमाई से मतलब रहता था। हाँ। चाहे लड़की की स्थिति कुछ भी हो, उसके परिवार वालों की स्थिति कुछ भी हो। त्रिवेणी जी, आप ये बताइए कि जिन जिन लड़कियों का आपने लाया, जैसा बोलते थे कि नहीं ये तो इनके घर वाले को पता है, हकीकत क्या थी? उनके घर में, लड़कियों के घर में पता था कि वो एक नारकीय जीवन जी रही हैं? नहीं, वो लड़की को या तो कोई दलाल किडनैप करके लाया था या तो कोई ट्रैफिकर ने बहला फुसला के शादी के सपने दिखा के किसी को फिल्मों में काम दिलाने के बहाने अलग अलग तरीके से लाया था। कोई फैमिली को ऐसा भी जो गरीब परिवार है जिसने किसी से थोड़ा कर्जा लिया है, तो बोले कर्जा पूरा करने के लिए तुम्हारी लड़की दे दो, मुंबई में बड़े सेठ के घर में काम दिलाएंगे, वहाँ पे वो झाड़ू पोछा करेगी। लेकिन किसी माँ बाप को ये पता नहीं था कि लड़की को वेश्या व्यवसाय में बेच दिया है। जब ये लड़की को रेस्क्यू किया और हम उनके घर लेके गए, जब ये हमने रेस्क्यू किया था, वो जैसे ही बाहर आई हम लेके आए उसको, और तुरंत उसने मेरे को ऐसे हग करके बोला कि मैडम थैंक यू, आपने मुझे बचाया, लेकिन ये आदमी के साथ मैं शादी नहीं करूँगी। ये मेरा प्यार का मैंने ड्रामा किया था, मुझे बाहर निकलना था क्योंकि अभी मुझे प्यार पे विश्वास नहीं रहा। अच्छा, वो पहले से वो लड़की फंस के आ चुकी थी किसी के साथ। हाँ, झांसे में उसको लाया गया था। हाँ, क्योंकि कोई प्यार के झांसे में फंसा के ही उसको बेच दिया था। तो लड़की बोले मुझे प्यार पे विश्वास टूट गया है क्योंकि जो लड़के से मैंने प्यार किया उसने ही मुझे बेच दिया, तो अभी मैं इससे कैसे प्यार कर सकती हूँ, मुझे आप घर तक पहुँचा दो। तो इस तरह से ही बाकी लड़कियाँ बोली कि अलग अलग बहाने से आए थे, किसी को प्रॉपर एड्रेस भी मालूम नहीं था। फिर वो सब लड़कियाँ को लेके हम नेपाल गए, तभी सबकी सब नेपाली लड़कियाँ थी। आज से 30 साल पहले ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ नेपाली और नेपाली फेस वाली, जैसे दार्जिलिंग की है या तो नॉर्थ ईस्ट की, आसाम, वो सब सिक्किम, वो सबका चेहरा ना एकदम डिफरेंट होता है नेपाली जैसा। आंखें थोड़ी वो छोटी रहेगी। उन्हीं लोगों को ट्रैप करके क्यों लाया जाता था? तभी डिमांड बहुत थी मार्केट में उनकी। एक तो वो गोरे होते हैं, खूबसूरत होते हैं और बहुत ओबीडियंट होते हैं। तो आज से 30 साल पहले सबसे ज़्यादा लड़कियां नेपाल, दार्जिलिंग और नॉर्थ ईस्ट से ही हुआ करती थी। अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, लेकिन तभी तो वही था। ये जो भारत के अंदर आपका जो रेस्क्यू फाउंडेशन है, लड़कियों को बचाने की जो मुहिम है, वेश्यावृत्ति से, चंगुल से उन्हें आज़ाद करने की, तो इस प्रकार के कोई और भी फाउंडेशन देश में चल रहे हैं कि आपके ही फाउंडेशन से लोगों ने प्रेरणा ली? नहीं, हमारे बाद बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है, आई है अभी और काम कर रहे हैं। लेकिन रूट सबसे पहली जो शुरुआत है आपने की उन लड़कियों को बचाने के लिए एक पहल की। इसके बाद कोई ऐसा ऑपरेशन जिस पे आप पे, क्योंकि जो जानकारी मिली आपके कई बार हमला भी हुआ,
कई बार कोशिश की गई, आपके टीम पे जानलेवा हमला हुआ, आपको निकलना भी पड़ा वहाँ से। उसके बाद भी आपकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है जो, वो आपके साथ रही। और आपके जो पति हैं, उन्होंने अपना पूरा जांबाजी से इसमें वो लगे रहे, परिवार के विरोध के बाद भी, समाज के विरोध के बाद भी। तो क्या कोई ऐसा कोई उदाहरण या कोई घटना याद आती है जो आपको अभी तक याद हो कि वहाँ से हम इस तरीके से बचे? वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हुई है जो हम जान बचा के भागे हैं, लेकिन ये 2005 की बात है। तभी बहुत हमें थ्रेटिंग कॉल आते थे, धमकी के इतने सारे कॉल आते थे। और जब मेरे पति एक रेस्क्यू ऑपरेशन से वापस आ रहे थे, तभी उनकी एक्सीडेंट हो गई और वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। त्रिवेणी जी, एक ये बड़ा दुखद पहलू है, आपके जो पति की जो मृत्यु हुई, एक जांबाज सैनिक थे, सीमा पे काम कर चुके थे वो, और अभी भी एक पावन मुहिम चला रहे थे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन करके निकले, उसी समय उनकी गाड़ी की दुर्घटना क्यों हुई, क्यों मौत हुई? तो रहस्य तो इसमें भी है कि आपके पति की जो मौत थी वो हत्या थी या नेचुरल डेथ थी या हत्या कराई गई थी, कोई साजिश था? क्या कहेंगे इस बारे में आप? आज भी मैं नहीं मानती हूँ कि वो एक्सीडेंट था, वो हत्या ही थी। क्योंकि उससे पहले भी थ्रेटिंग कॉल आते थे और मैंने उनको मना किया था कि आप मत जाया करो। वो जब जा रहे थे तभी भी मैंने बोला कि मैं चलती हूँ, तो तभी उन्होंने बोला कि 2 में से 1 को जिंदा भी तो रहना पड़ेगा। तो उनको भी कहीं ना कहीं ये था कि उनका पीछा कर रहे थे, हमारा बहुत फॉलो करते थे, लैंडलाइन पे फ़ोन करके कहाँ है, कैसा है। तभी तो मोबाइल में इतना एडवांस नहीं था, लेकिन हमें बहुत हमारा पीछा करते थे। ये चाहे गैंगस्टर हो, एंटी सोशल एलिमेंट्स हो। और जब उनकी डेथ हुई, मेरे से पहले तो कमाठीपुरा में फटाके फूटने लगे थे 2005 में। और आपके पति की डेथ पे हाँ फटाके फोड़े गए? हाँ, तो मेरा शक पक्का हो गया कि वो एक्सीडेंट नहीं है, वो मर्डर ही है। बाद में हमने सीबीआई इंक्वायरी की मांग किया और पुलिस का रिपोर्ट आया कि वो एक्सीडेंट था, सामने वाले की लापरवाही से। किस गाड़ी में थे वो? नई गाड़ी थी। 4 व्हीलर थी? हाँ, 4 व्हीलर थी। 4 व्हीलर में उनका एक्सीडेंट हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है त्रिवेणी जी कि उनकी दुर्घटना में मौत हुई, कमाठीपुरा में फटाके फोड़े गए। किसी की भी मौत पे फटाके नहीं फोड़े जाते, और एक ऐसे व्यक्ति की मौत पे फटाके फोड़ रहे हैं जो देश की सीमा पे अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी वो जो व्यक्ति ड्यूटी कर चुका हो ईमानदारी से, उनकी मौत पर फटाके फोड़े। लोगों ने खुशी मनाई क्योंकि उन्होंने सोचा कि एक कांटा तो दूर हो गया। उसके बाद भी आपका हौसला नहीं टूटा, फिर क्या आपने दृढ़ संकल्प लिया? मेरे पति की जब 12 दिन के बाद एक विधि होती है जी, उसी दिन मैंने बोला कि ये विधि और वो जो करते ना गौदान और वो सब, जी, मेरे लिए तो सबसे बड़ा उनके लिए श्रद्धांजलि वही होगी कि ऐसे जो लड़कियां दलदल में फंसी है उसको मैं 12 लड़कियों को रेस्क्यू करूं। हमने उस दिन 17 लड़कियों को रेस्क्यू किया था उनकी 12वीं के दिन। तभी मुझे और आक्रोश आया और मैंने सोचा कि मेरे पति के मौत का बदला तो मैं दूसरे का मर्डर करके नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मुझे एकदम आक्रोश आया कि मैं बदला इस तरह से लूँगी कि और जो लड़कियाँ इसमें फंसी हैं उसको मैं बचाऊँगी, और ये जो काला धंधा करने वाले हैं या इनके खून के धंधा जो ये लड़कियों का ब्लड का पैसे के ऊपर नपते हैं, ये $multi-million का बिजनेस है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, मानव तस्करी, वो वर्ल्ड का 3rd नंबर का बिजनेस है। ड्रग्स, वेपन्स और 3rd ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये मानव तस्करी का धंधा बहुत प्रॉफिटेबल है और बहुत लोगों को हम लोग कांटा की तरफ चुभ रहे हैं कि हम उनका
उनका बिजनेस, क्योंकि वो लड़की को लाख रुपए में खरीदते हैं, जितनी छोटी लड़की उतना ज़्यादा पैसा। और फिर वो लड़की एक आध महीना काम करती है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम रेड करते, उसको छुड़ाते, उनका धंधा चौपट हो गया। क्योंकि हम सिर्फ लड़की को छुड़ाते नहीं है, उसमें जो भी क्रिमिनल होते हैं, जैसे कि मैनेजर ने पैसा लिया, उसको भी हम अरेस्ट करवाते हैं। वहाँ का जो भी ओनर है उसको भी हम अरेस्ट करवाते हैं, कानूनी कार्यवाही करते हैं। और लास्ट तक उनको, लड़की को न्याय मिले, इसके लिए हम कोर्ट में लड़ते हैं। तो हम तो सबके लिए दुश्मन हैं, हम तो उनके लिए कांटा है। तो वो तो ये एक बार नहीं, ये हमारा लास्ट हमारे पे हमला हुआ 2016 में। तभी हमारी टीम के 5 मेंबर थे, उनके ऊपर वार किया गया, स्टेबिंग किया गया, हॉकी से मारा गया। उसमें एक हमारा वॉलंटियर था, वो तो अपने माँ बाप को किसी को नहीं बताता था, हमको हेल्प करता था अंडर कवर। उस दिन वो आईसीयू में था, तो हमको उनके घर वाले को बताना भी पड़ा। हालांकि अच्छा काम करते तो ऊपर वाला भी सबको अच्छा मदद करता है। तो वो सब बच गए, उनको इंजरी हुई थी, आईसीयू में थे, लेकिन सब बच गए। लेकिन उसके बाद वो लोग ने रेस्क्यू फाउंडेशन छोड़ दिया। तो 2016 में हमारे 6 स्टाफ ये छोड़ के गए। ये काम ये कोई इजी चैरिटी नहीं है, ये बहुत रिस्की काम है, इसलिए हमारे हर साथ पल जान का जोखिम हाँ, रहता हाँ, है। हाँ। ये बताइए त्रिवेणी जी कि इसमें जैसे परत दर परत आप खुलासा कर रही हैं, हॉलीवुड और बॉलीवुड की भी कई फिल्में आपसे प्रेरित होकर बनाई। मुंबई में कौन सी फिल्म जो रही आपसे प्रेरणा लेके बनाई गई, वैसे कोई फिल्म? हाँ, ये गंगूबाई काठियावाड़ी, फिर इससे पहले भी एक आई थी मर्दानी। जी जी अभी जी। भी मेरे जीवन के ऊपर एक फिल्म बन रही है। अच्छा, जो मर्दानी फिल्म है, हाँ, जिसमें रानी मुखर्जी ने हाँ, हाँ, किरदार हाँ, निभाया, हाँ। काफ़ी अच्छा किरदार निभाया था, वो भी जो है आपसे प्रेरित होके बनाई गई। हाँ। कितने देश की लड़कियों को आपने, भारत में तो कई लोगों को छुड़ाया, भारत के बाहर भी, सीमा के पार जाकर भी आपने विदेशों की भी लड़कियों को छुड़ाया। कितने देश की लड़कियां हैं जो आपके रेस्क्यू फाउंडेशन में हैं? भारत के अलग अलग 22 राज्यों से यहाँ पे हमारे शेल्टर में लड़कियाँ हैं। उसके अलावा थाईलैंड, नेपाल, बांग्लादेश, उज़्बेकिस्तान, रशिया, बर्मा और ऐसे अलग अलग 7 देश की लड़कियां हमारे यहाँ पे हैं। नाइजीरिया। तो वो वहाँ से भी लड़कियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग से इंडिया में लाई जाती है। उनका पासपोर्ट ले लिया जाता है और उनको बताया जाता है कि तुम अगर ये देह व्यवसाय नहीं करोगे तो ये तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है, तुम यहाँ के गुनहगार हो, इलीगल माइग्रेंट हो, तुमको पुलिस जेल में डाल देगी। उनके लड़की के पास अपना पासपोर्ट नहीं होता है, तो फिर लड़की डर के मारे वो करती है। लेकिन रेस्क्यू फाउंडेशन की जो टीम है, इन्वेस्टिगेटर, वो अंडर कवर जाके जहाँ जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे लड़की छोटी उम्र की है या फोर्सफुली उनसे करवाया जा रहा है। हमारा इन्फॉर्मेशन नेटवर्क तो अभी बहुत बड़ा है, 100 से भी ज़्यादा हमारे स्पाई है अंडर कवर जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। और फिर उसके ऊपर जाके हमारी टीम वो तहकीकात करती है कि वो जो इन्फॉर्मेशन मिली वो सच है कि नहीं। फिर कहीं आपको तो ट्रैप नहीं किया जा रहा है? हाँ, ये भी तो होगा ना हाँ, कि कहीं हाँ, आपको भी ट्रैपिंग किया जा रहा हो, हाँ, 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 कि इनको फंसाओ, इनको ऊपर अटैक हाँ। कर दो, वैसी कोई घटना हुई है? नहीं, वैसी तो घटना नहीं हुई है, लेकिन 1-2 बार हमारे स्टाफ को भी वहाँ पे आरोपी बना दिया था और लोगों ने हमला किया था और झूठे एलिगेशन लगाए। ऐसा भी हमारे साथ भी, हमको भी ट्रैप किया गया है, लेकिन हम इस तरह से लेकिन जैसे एक चीज़ कहा जा रहा है कि आपके 100 लोग अंडर कवर रिपोर्टर जैसे बन के वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो कहीं बुरे लोगों के बीच भी कई अच्छे लोग भी मौजूद रहते हैं त्रिवेणी जी। उन लोग में भी किसी की आत्मा जगती होगी कि इन लड़कियों से यहाँ हटा लो। हो सकता है वो उसी टीम के रहे हों, लेकिन उनकी आत्मा जगी हो। हाँ, हाँ। वैसा कुछ आपको देखने को मिला? जी जी, देखिए हमारे अंडर कवर जो है वो एक पान टपरी वाला भी हो सकता है। वहाँ पे रेड लाइट एरिया में जो पान की टपरी चलाते हैं, चाय बेचने जाता है, मेकअप बेचने जाता है, इवन
एक धंधा घर चलाता है, दूसरा धंधा घर चलाता है, उसके दोनों के बीच में भी एक विवाद होते हैं। जी। तो वो भी हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारे ये नंबर पे छोटी लड़की आई है, आप जरा देखो। तो ऐसे अननोन लोग भी, अननोन नंबर से कॉल आते हैं, हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। और अच्छे लोग भी, देखो यहाँ पे बहुत सारे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता जैसे शहर में बहुत लोग हैं जो बिना फैमिली ले रह रहे हैं और वो वहाँ के कस्टमर हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये लड़की छोटी है या तो इसके पास ज़बरदस्ती हो रहा है। तो वैसे बहुत अच्छे लोग भी हमारे इन्फॉर्मर हैं, हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। पूना में पूरा आईटी स्टूडेंट जो है वो हमारे अंडर कवर काम कर रहे हैं। आईटी के स्टूडेंट, आईटी के स्टूडेंट, या इवन पूरा यूथ ग्रुप हमारे से जुड़ा है। लायंस क्लब के जो मेंबर होते हैं उनका जो कॉलेज के जो लड़के होते हैं उसका एक लियो क्लब होता है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे लिए काम करते हैं। तो दायरा आपका बढ़ते गया त्रिवेणी जी, जी। जी। और पहले तो विज्ञान और तकनीक उतनी उन्नत नहीं थी, दिन पे दिन तकनीकी भी उन्नत हुई, बढ़ी तकनीकियाँ, उसका भी आपको लाभ देखने को मिला जी। पहले में और अब जो आप रेस्क्यू चला रही, तो दोनों में क्या अंतर आपने महसूस किया? पहले के समय में जब व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे, इंटरनेट की उतनी फैसिलिटी नहीं थी, सिंपल नॉर्मल कॉल होते थे, पेजर से मैसेज आते थे, आपने बताया। हाँ। तब और अब काम करने में, स्पीड में आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं? देखिए, तब की स्थिति ऐसी थी कि ये सब नहीं था, इंटरनेट नहीं था, या अभी गूगल लोकेशन है वैसा नहीं था। हम हाथ से मैप बनाते थे और जाते थे। तो तभी कुछ फ़ायदा था, कुछ नुकसान था। अभी भी कुछ फ़ायदा हुआ है तो बहुत सारे नुकसान भी हुआ है। अभी ऑनलाइन सेक्स चल रहा है, ये पोर्नोग्राफी वाला चल रहा है, या इंटरनेट की वजह से अच्छे घर की लड़कियां फंस रही है, सोशल मीडिया के थ्रू फंस रही है। अभी हम आपके पास बैठे थे, आप कुछ विलम्ब से आई, सुबह फ़ोन भी जबकि हमारी बात हुई थी, आप बोले सुबह फ़ोन कीजिएगा, और आपने फ़ोन काटा उस समय। और आप आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में रात भर जगी हैं। आप 3 लड़कियों का आपने रेस्क्यू किया जी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो रेस्क्यू करने जाती हैं, तो हमारे यहाँ एक सनातन में एक प्रावधान होता है जो कुमारी कन्या खिलाते हैं। नवरात्र निकट है त्रिवेणी जी, और देखिए नवरात्र के नाम पे आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई। पहली बार आपका जो चेहरा है थोड़ा सा कैमरे में खिलेगा अभी, क्योंकि शक्ति की उपासक हैं आप। तो उस पर कोई भी धर्म, हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी भी धर्म की कन्या हो, 8 साल की, 10 साल की, तो उसका पैर पूजो, चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी मजहब की हो, किसी भी, कोई वर्ण उसमें मायने नहीं रखता। तो जो कुमारी कन्याओं का जो पूजन करने का प्रावधान है वो नवरात्रि में होता है, और आप तो रोज इस प्रकार का उपासना कर रही हैं, शक्ति की उपासना कर रही हैं, आपने धर्म ही नहीं देखा। हिंदू मैंने लड़कियों का जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया तो आप तो ये नहीं देखी ना कि वो हिंदू है, कि मुस्लिम है, कि सिख है, कि ईसाई है, कि पारसी है। यहाँ तक तो छोड़ दीजिए, देश की सीमा के पार भी कोई नाइजीरियन है, चाहे जो है, जो आपकी भाषा को, आप उसकी भाषा नहीं भी समझ पा रही हैं, फिर भी आपने उसे उस गुलामी की जंजीर से मुक्त कराया है, बेड़ियों से मुक्त कराया है। किन किन लड़कियों को किन किन जगह से आपने मुक्त कराया, कुछ वैसे आंकड़े हैं आपके पास? जी, हम ऐसे देखा जाए तो पूरे भारत भर में हर एक शहर में जहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ पे हम रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। गुजरात में, सूरत में बहुत बड़ा चकला बाज़ार था, वो हमने बंद करवाया। किस सन में बंद कराया ये आपने? 2000 के साल में बंद करवाया। और उसके बाद तो हमारा कंटिन्यू अभी यूपी, बिहार से लेके कोई भी जगह हमारे पास फ्लाइंग स्क्वाड है, जिसको हम मोबाइल स्क्वाड भी बोलते हैं। कहीं से भी इंफॉर्मेशन आती है तो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड वहाँ जाके पुलिस के साथ, हम जो भी काम करते पुलिस के साथ कानून करते के दायरे में, हाँ, संविधान के कानून दायरे के में। हाँ। लेकिन जब FIR शुरुआत आपने की थी तब तो देखिए पुलिस का भी सपोर्ट नहीं मिलता था, ईमानदारी से कहा जाए तो। वो खुद पुलिस वाले बोलते थे कि आप अभी देखोगे वो परेशान हो जाओगे। उस समय कैसा लगता था? नहीं, वो टाइम शुरू शुरू में पुलिस का ये रवैया ऐसा था कि भाई तभी तो ऑन कैमरा हमारे मुंबई के DIG और कमिश्नर भी बोले थे
कि रेड लाइट एरिया हमारे समाज की नीड है। हम अगर ये बंद करवा देंगे ये बदनाम गलियाँ तो बलात्कार के केस बढ़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने तभी ये भी बोला था कि अगर कोई छोटी लड़की है, अगर किसी के साथ ज़बरदस्ती हो रहा है तो आपको हमारी टीम सहयोग करेगी। तो तब से लेके आज तक हमें पुलिस का सहयोग बहुत अच्छा मिला है। इवन हम जो चाहते थे वो सब हमने सरकार से करवाया है, क्योंकि हम जब भी रेड के लिए जाते थे तो पुलिस स्टेशन में बोलते थे कि आज वीआईपी बंदोबस्त है, अभी इलेक्शन का माहौल है, अभी फेस्टिवल का बंदोबस्त है, हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है। हमने रीट पिटीशन फाइल करके हमने स्पेशल ऑल ओवर इंडिया में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, ये स्पेशल पुलिस हर एक डिस्ट्रिक्ट में सरकार ने दिया हुआ है। तो ये आपने जो रिट फाइल की थी उसी का ये असर है। हाँ, तो अभी सब डिस्ट्रिक्ट में एक सेपरेट पुलिस हुआ करती है जिसको एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बोलते जी, हैं। जी, जी। और वो इस मामले में, ये मानव तस्करी के केस में वो पुलिस काम करती है, ताकि अभी हमें कंसर्न पुलिस स्टेशन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे देखा जा रहा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चूँकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, जशपुर ज़िला, वहाँ की कई लड़कियाँ, सरगुजा ज़िले की, जशपुर की, उन्हें दिल्ली में कामकाज के बहाने प्लेसमेंट एजेंसी वाले जो हैं लाते हैं और वहाँ पे उनसे काम करा के शोषण करते हैं। कई बार ऐसे शिकायतें आई हैं। तो छत्तीसगढ़ से आपके पास कोई केस ऐसा आया है? हाँ, छत्तीसगढ़ का भी केस है हमारे पास, दिल्ली में हमने किया है। झारखंड की भी बहुत सारी लड़कियां, झारखंड की लड़कियां हैं। हाँ, झारखंड की अभी 2 गुमला, महीने पहले गुमला रांची जो क्षेत्र है, जो 17 या 19 लड़कियां को हमने रेस्क्यू किया था। और झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने वो ट्वीट भी किया है। एक साथ में हमने अलग अलग प्लेसमेंट एजेंसी से हमने वो लड़कियां रेस्क्यू करवाई थी। लेकिन आपका ये जो फाउंडेशन है, ये रेस्क्यू फाउंडेशन, इसमें इसके और प्रचार की ज़रूरत है, जो ये गांव-गांव, कस्बों-कस्बों तक पहुँचे और ये तुरंत पता चल जाए, क्योंकि कई पीड़ित अभी भी हैं त्रिवेणी जी, जिन्हें आज भी वो कानून की जो दायरे हैं उस तक पहुँचते हैं। कई को सफलता मिल पाती है, कई को नहीं मिल पाती, क्योंकि हर तक आपका नंबर नहीं है। हर लोगों तक आपका ये जो संदेश है वो नहीं पहुंचा है। तो हमारी भी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और ये आपका जो ये फाउंडेशन है उसे लोग बताएं कि यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। आपने कई मुस्लिम लड़कियों का भी रेस्क्यू किया है, उसके बारे में बताएंगे? यहाँ तक कि बांग्लादेश की भी लड़कियों को आपने निकाला है नर्क से, उसके बारे में डिटेल बताएंगे आप? हाँ, हम कभी ये देखते नहीं कि ये मुस्लिम है या हिंदू है या कोई भी। वहाँ से जो भी लड़की नाबालिग है या जो लड़की बोलती है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हो रहा है, 18 साल के ऊपर की है लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ उसको रखा है। हालांकि सब लड़कियां अपने मर्जी के खिलाफ ही होती है, लेकिन वो लड़की को आगे आके बोलना चाहिए कि मुझे यहाँ से निकालो। तो वैसे बहुत सारी लड़कियां निकाली है। अभी हमारे 4 शेल्टर रूम में हिंदू से भी ज़्यादा मुस्लिम लड़कियां हैं। जो बांग्लादेश की है, वो म्यांमार की भी है। वो यहाँ तक कैसे पहुँच गए? उन्हें कैसे भेज दिया गया? इसके पीछे कोई रिसर्च की आपने? नहीं, देखिए, जैसे नेपाल बांग्लादेश की लड़कियां तो ज़्यादातर गरीबी की वजह से ही आती है। ओपन बॉर्डर है कहीं पे भी, और तो लगता है कि मुंबई, दिल्ली में, इस महानगरों में अच्छा काम मिलेगा, तो किसी भी तरीके से यहाँ पे लाया जाता है। और फिर वो लड़की को फिर यहाँ की भाषा उसको नहीं आती है, यहाँ के अनजान लोग हैं, जब उसको पता चलता है, और पहले उसको घरवाली बोल देती है, देख तू बांग्लादेश की है, अगर पुलिस को बताया ना तो तुझे जेल में डाल देंगे। तो लड़की फिर डर जाती है कि मैं किसको बताऊँ। जब रेस्क्यू फाउंडेशन के जो अंडर कवर है वो डेकोय कस्टमर बन के जाते हैं, ये बटन कैमरा पहनते हैं या इसमें कैमरा पहन के जाते हैं। अभी आपके एक उनसे मुलाकात भी हुई, वो रात भर सर्च अपना करते, रेस्क्यू किए, अभी कहीं फिर निकले हैं, वो अभी थोड़ी देर में आएंगे भी। और वो बड़ा हिडन रहते हैं, आप उनका चेहरा भी कहीं आगे नहीं करती हैं आप। तो कितनी लड़कियों को, बांग्लादेश की और म्यांमार की कितनी लड़कियों का रेस्क्यू किया है आपने? अभी देखिए, हमने आज तक 7,000 से ज़्यादा लड़कियों को रेस्क्यू किया है। उसमें इंडिया और बाकी के देश की लड़कियां भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पहले हमने नेपाल की लड़कियों को रेस्क्यू किया था शुरू में।
और अभी लास्ट 10 साल से तो बांग्लादेश की लड़कियां बहुत आ रही है। तो इंडिया से इंडिया के लगभग लगभग 3-3.5 हजार लड़कियां हमने विदेश की भी यहाँ से रेस्क्यू किया है। 3,000? तो टोटल अब तक आप कितने लड़कियों का रेस्क्यू कर चुके हैं? 7,000 से ज़्यादा। 7,000, जिसमें 3,000 विदेशी हैं। हाँ। एक आजकल चला है लव जिहाद, वो क्या हकीकत में है कि एक जुमला है ये? नहीं, हमारा अनुभव में आया है। अभी हमने कुछ 15-20 दिन पहले एक लड़की को रेस्क्यू किया था। वो लव जिहाद का शिकार थी। नेपाली लड़की थी, 14 साल की लड़की थी। लड़के ने, बॉयफ्रेंड ने पटाया, शादी किया, फिर जाके उसको बेच दिया और वहाँ पे फिर कुछ 15 दिन रखा, फिर उसको कर्नाटक या कहीं बेचने जाने वाला था। वो लड़की को कहीं से मौका मिला किस तरह से, और उसने फ़ोन कर दिया और हमने उनको जाके वहाँ से उत्तराखंड से रेस्क्यू किया। नैनीताल गई थी? नैनीताल, हाँ, नैनीताल से रेस्क्यू किया। तो इस तरह से हमारे केस हमारे ध्यान में आते हैं कि लव जिहाद का शिकार भी होती है लड़कियाँ। उस तरीके से भी फंसाया जा रहा है? जी। तो एक ही केस है कि कई प्रकार के केस आप देख चुकी हैं इस प्रकार के? नहीं, अभी तो ये किस केस मिला। एक दिल्ली में एक और लड़की है जिसको तो ये बनावटी नकली शादी करवाते हैं, फिर दलाल उससे पैसा लेता है, फिर लड़की को बोलता है कि 8 दिन वहाँ से रहने का, फिर वो लेके जाता है। नहीं, वो लव जिहाद कैसे था जो दिल्ली वाला केस बता रही हैं? वो भी लड़की ऐसे प्यार में फंसाया, उसके साथ शादी किया और फिर कुछ भी ऐसे ड्रामा किया कि देखो ये लोग मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम डाल रहे करके वो लड़का वहाँ से भाग गया। और बाद में फैमिली ने वो लड़की को फिर हरियाणा, राजस्थान से 10 अलग अलग जगह से शादी करवाई थी और फिर प्रोस्टिट्यूशन में डाला था। तो लव जिहाद का अभी हमारे सामने 2 केस आया है। बाकी लड़कियां जब रेस्क्यू होती है तो बोलती है कि हमारा पति ने हमको बेच दिया। अभी पति, जो लड़के ट्रैफिकर होते हैं वो शादी करते बाद में बेच देते हैं। मैंने एक तरीके से देखा जाए तो भोली भाली मासूम लड़कियों को, हाँ। और खासकर जो आदिवासी अंचल है, क्षेत्र के, जैसा आप बता रही हैं, दार्जिलिंग हो गया, असम, जहाँ गरीबी है, हाँ। अशिक्षा है, फिल्म बनी यहाँ पे आपके ऊपर, कई फिल्मों ने बोली, हॉलीवुड ने भी आपके ऊपर फिल्म बनाने की शुरुआत की है। फिल्मी गाना, कोई ऐसा गीत है, गाना जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करता हो? मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन आपके ऊपर एक जो गाना है वो है, मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। इसमें एक लाइन बहुत अच्छी है, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, है ना? तो आपको चाहे फूल मिले हों, अंगारे भी मिले, लेकिन आपने सच की राह नहीं छोड़ी। ये तो ही आपकी, त्रिवेणी जी, ये सब बातें, पति का साथ छूट गया दुर्भाग्य से, मौत का रहस्य अभी तक खुला नहीं है, इसकी पीड़ा है आपको? हाँ, पीड़ा है, लेकिन वो पीड़ा में एक आक्रोश है और वो ऐसा है कि मैं, और जो लड़कियां जो इसमें फंसी है, जो निर्दोष है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो उसको मैं वहीं से बचाऊं और उसको एक नया जीवन दूं। वही मेरे पति के लिए श्रद्धांजलि होगी, वही उनका श्राद्ध होगा, वही उनके लिए। नहीं, लेकिन हम भी कामना करते हैं कि कहीं ना कहीं से ये जो सच्चाई है वो सामने आए। एक चीज़ देखा जा रहा है कि जो आपकी जो तस्वीरें हैं, चाहे वो हर दल की महिला नेता हो, चाहे कांग्रेस की सोनिया गांधी हो, आंध्र प्रदेश की हो, किरण बेदी हो, चाहे वो भाजपा के नेता हो, यहाँ तक कि अजीज प्रेम जी ने भी आपको सराहा, आपके फाउंडेशन को, आपके काम को। कभी ऐसा हुआ कि किसी बड़ी राजनीतिक हस्ती ने आपको अप्रोच किया कि ये काम मत करो? नहीं, ऐसा डायरेक्टली नहीं कहा है, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसा बोलते हैं कि क्यों इसमें ये झमेले में पड़ रहे हो। नहीं, तो उनके बोलने का मतलब क्या है आखिर?
उनका बोलने का मतलब ये है कि अभी समझो, मैं कोई पार्टी का नाम नहीं दूंगी, लेकिन आज से 20 साल पहले एक केस हुआ था जिसमें हमने कुछ नाबालिग लड़कियां को रेस्क्यू किया था, और फिर वो लड़कियां पुलिस स्टेशन में थी। हमको बोला कि कल कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में। जो छोटी लड़कियां होती है उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट होती है, बाल न्यायालय समिति। हम दूसरे दिन बाल न्यायालय समिति में गए तो वो लड़कियां नहीं मिली, बोले उनके माँ बाप लेके गए। उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता इन्वॉल्व थे, और बाद में वो लड़कियां नहीं मिली। हमने केस फाइल नहीं, हमने वो सीनियर पीआई के खिलाफ कंप्लेन किया। पीआई के सीनियर पीआई जो थे नागपाड़ा के, जी, उनके ऊपर केस पुलिस फाइल किया। इंस्पेक्टर, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हाँ के हाँ अगेंस्ट में। हाँ। फिर वो सस्पेंड हुए, लेकिन बाद में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके उनको वापस ले लिया। लेकिन एक 3-4 साल पहले, हाँ 2019 में ही वो केस फिर से, वो जो दफ्तरी दाखिल किया था उसको फिर से रीओपन किया एक ऑफिसर ने, और 20 साल के बाद वो पॉलिटिकल पार्टी वाले को और पुलिस को सजा हुई। लेकिन कोई ना कोई पुलिस अधिकारी ईमानदार भी तो होता है। हाँ, एक ने बहुत दबाने सारे। की कोशिश की, हाँ और एक ने उसे रीओपन किया, तो कहीं उनकी पारखी नज़र ने देखा होगा कि ये गलत हुआ है। और वो एक विशेष पार्टी के जो हैं, हालांकि आपने मुझे बताया वो यहाँ जिक्र करना अच्छा नहीं है, हाँ तो उनको सजा हुई, हाँ जेल की शिक्षों पे पहुँचे वो। हम्म। सुषमा स्वराज ने भी आपका सम्मान किया, जी। कई लोगों ने सम्मान किया। हम्म। आप ये बताइए कि जो सम्मान है, आपको विदेशों में भी सम्मान हुआ है, किन जी। किन देशों में आपको सम्मानित किया गया है, किन के द्वारा बताएंगे आप? जी, सबसे पहले हमें अमेरिका से सम्मान मिला था, जब तो हमने ये अपना नाम का ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं शुरू किया था। रिबोक कंपनी जो शूज़ बनाती है, जी जी। रिबोक ह्यूमन राइट अवार्ड $1 लाख का, तभी हम ढूंढते ढूंढते आए 99 में कि आपको रिबोक कंपनी $1 लाख का अवार्ड दे रही है। तो मैं बोली $1 लाख को मैं क्या करूँगी, और मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है कि मैं अमेरिका जाऊँ। तो सबसे पहले अमेरिका का रिबोक ह्यूमन राइट अवार्ड मिला। उसके बाद तो अमेरिका से सिविल करेज अवार्ड मिला, वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन अवार्ड 2 बार मिला, वुमन ऑफ पीस अवार्ड मिला, वो भी अमेरिका से है। हिलेरी क्लिंटन ने भी मुझे बुलाया था 3 वीक के लिए, हमारे देश के कानून कैसे, उनके देश के कानून कैसे। आप गई वहाँ? हाँ। उसके बाद मुझे नेदरलैंड से अवार्ड मिला, जापान से मिला, ताइवान से मिला, लंदन से मिला। तो बहुत सारे देशों विदेशों में भी अवार्ड मिला। इवन भारत सरकार ने मेरे पति को मरणोत्तर अवार्ड दिया, राजीव गांधी मानव सेवा अवार्ड, जो कि एक सैनिक को ही दिया जाता है मरणोत्तर अवार्ड। समाज सेवक को पहली बार मरणोत्तरांत अवार्ड समाज सेवक को मिला हो, वो मेरे ध्यान में पहला है जो मेरे पति को भारत सरकार ने मरणोपरांत राजीव गांधी मानव सेवा अवार्ड दिया। उसके बाद में स्त्री शक्ति अवार्ड दिया मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसके बाद ये कब मिला आपको स्त्री शक्ति का अवार्ड? स्त्री शक्ति मुझे मिला 2008 में जी। उसके बाद जब प्रणब मुखर्जी साहब राष्ट्रपति थे तभी प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड दिया। स्मृति ईरानी जी के हाथ से भी एक अवार्ड मिला। तो इस सरकारें कोई भी हो, सत्ता पे जो भी बैठे हुए हैं, हाँ, लेकिन सब ने आपके काम को सराहा, चाहे कोई भी पार्टी हो। हाँ, और विदेशों में भी आपकी मुक्त कंठ प्रशंसा की गई आपके काम की। जी। और आपकी जो मुहिम है लगातार जारी है, पहल आपकी चल रही है। आने वाले भविष्य में क्या सपना है आपका इस काम को लेकर? लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी हमारे माध्यम से कि किस तरीके से लोग अवेयर हों? मेरा सपना तो एक ही है कि जो कोई लड़की पैदाइशी वेश्या नहीं होती है, उनको उनकी परिस्थिति या मजबूरी बनाती है। हम हमारे समाज का एक ऐसा निर्माण करें कि कोई लड़की को अपने पेट भरने के लिए अपना शरीर न बेचना पड़े। और हमारे जो पुरुष वर्ग है उनसे भी मैं अपील करती हूँ कि आप डिमांड मत कीजिए, क्योंकि डिमांड होगी तो सप्लाई होगा। वो लड़की जो जिसको आप सेक्स वर्कर बोलते हो या प्रोस्टिट्यूट बोलते हो, वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है। अगर डिमांड करोगे तो वो कोई भी तरीके से वो लड़की फंसेगी और आएगी। तो इस तरह से, और
लोगों को भी जब पता चलता है कि ये लड़की सेक्स वर्कर थी तो उनका नज़रिया बदल जाता है। आज भी हमारे समाज में सोशल स्टिग्मा है, तो समाज का सोशल स्टिग्मा दूर होना चाहिए। आज हमारी जो लड़कियां, यहाँ हम इतना एम्पावर कर रहे हैं कि लड़कियां कंपलसरी उनको, अगर यहाँ पे 3 साल उनका लीगल चलता है तो 3 साल में हम 10वीं पास करवाते हैं। उसके साथ साथ हम अलग अलग हुनर सिखवाते हैं, हम ड्राइविंग सिखाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाते हैं, उनको जिससे वो एम्पावर अपने करते अपने हैं। पैर पे खड़े हो सके। हाँ जी। साहिल लुधियानवी ने बहुत अच्छी पंक्ति कही थी कि औरत ने उसे जन्म दिया और पुरुषों ने ही उसे बाजार दिया। तो हर एक, देखिए, एक स्त्री जो होती है, बेटे बेटी दोनों होते हैं, और आपकी पुरुष वर्ग से भी जो अपील है, बड़ी वो मार्मिक अपील है वो। और कई लोग आपकी मदद भी कर रहे हैं, जी। कई लोग कस्टमर बन के जाते हैं, हाँ जी। कई लोग को लगता है कि नहीं यहाँ पे बुरा है, उनकी आत्मा जागती है और वो मदद करते हैं। उनकी मदद से भी कई लड़कियों का आपने रेस्क्यू किया। जी। ये बताइए त्रिवेणी जी, आपके कितने बच्चे? बस यही सब मेरी बच्चियां हैं। अभी मेरे शेल्टर में 500 से भी ज़्यादा लड़कियां हैं, वही मेरी बच्चियां हैं। और कुछ मेरा जो है पर्सनल में नहीं बताना नहीं, चाहती। वो हालांकि वो बहुत बड़ा त्याग किया है आपने, आप नहीं बता रही हैं, और उसको हम सैल्यूट करते हैं, आपके सोच को। आपने तो एक ऐसी चीज़ की है जो त्याग की भी पराकाष्ठा है, उसको हम कैमरे में नहीं बता सकते, क्योंकि आपके जो कर्म की, जो कहें आपके जो कार्य की जो खुशबू है, उसकी जो सुगंध है, कार्य की सुगंध, वो एक अच्छे फूलों की तरह यहाँ की ही नहीं, सात समुंदर पार की वादियों में भी उसकी खुशबू फैल रही है। और जो आपने किया है उसको हम ऑन कैमरे में नहीं बता सकते, एक बहुत एक रहस्य की चीज़ है। आपने भी उसे खैर एक संवेदना के तहत उसे छुपा के रखा, और हम भी उसका सम्मान करते हैं। और क्या कहें आपके बारे में, निशब्द हैं। आपके व्यक्तित्व को जो है हम परिभाषित कर पाएँ, इसके लिए आज हमारे पास शब्द नहीं है। दोस्तों, आज हम आपको रूबरू करा रहे थे त्रिवेणी आचार्य जी से, एक ऐसी शख्सियत जिन पर कई बार जानलेवा हमले हुए, लेकिन उनकी जो सोच है, उनकी जो प्रेरणा रहे, प्रेरणा उनके स्वर्गीय पति रहे जो एक सैनिक थे, और उनकी और इनकी दोनों की सोच में एक गजब की समानता थी कि हमें ऐसी लड़कियों को दलदल से मुक्त कराना है जिसे समाज ठुकरा चुका है, जो अभिशप्त जिंदगी जी रही हैं, सिसकियां भर भर के जिंदगी जी रही हैं। इन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया कि एक छोटे से पिंजरे में उन्हें रखा जाता था, नारकीय जीवन जीती थी, सिगरेट से उन्हें दागा जाता था। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम यहाँ पे जिनका वर्णन नहीं कर सकते, कि इनकी प्रशंसा में हम वो शब्द ही नहीं खोज पा रहे हैं, क्योंकि शब्द इनके व्यक्तित्व से न्याय नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक यशुदास जी की आवाज़ में जो गाना है कि मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। सूरज न बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल। तो त्रिवेणी जी, आप सच की राहों पे चल रही हैं, अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है, और हर नारी को आपसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए। आप तो यहाँ पे जीजाबाई की धरती पे बैठी हुई हैं, सौराष्ट्र से आप निकली, सौराष्ट्र से निकलकर यहाँ तक आने की कहानी भी आपकी बड़ी अजीब है। बचपन में आपने युद्ध देखा, किस सन की बात थी वो? 71 की बात थी, जब बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, और हम पाकिस्तान की बॉर्डर का एक गांव था कच्छ में, वहाँ रहते थे। तभी हम वहाँ से घर बार छोड़ के निकल गए, तो एक वॉर विक्टिम भी थे हम, कहीं निराश्रित बन के रहे, और फिर बहुत संघर्ष आपने किया है जीवन जी। में, निराश्रित जीवन जिया, और अपने खेत बार सब छोड़ के आप यहाँ पे आई, पत्रकार बनी। बहरहाल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको हमारा सादर अभिवादन, सादर सप्रेम, सादर प्रणाम है।
और आपका वंदन अभिनंदन जितना किया जाए कम है। तो आज हमने आपको रूबरू कराया त्रिवेणी आचार्य जी से, जो एक शख्सियत हैं, और इनसे प्रेरणा लेना, मैं तो कहूँगा कि हर नारी को, हर लड़कियों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो अपने जीवन में विपरीत परिस्थिति के आने के बाद भी वो कैसे सामने समाज को एक कुछ दे सकें। इनके पति की, जो एक जांबाज सैनिक थे, उनकी मौत हुई। मौत क्या, सीधे सीधे हत्या। उनकी जब मौत हुई तो उस पर लोगों ने पटाखे फोड़े। वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन लोग थे। आज वो एक रहस्य है, लेकिन इनकी अंतरात्मा जानती है कि वो एक हत्या थी। और हमें भी एक महसूस हो रहा है इनसे बात करके कि इनके पति की भी एक हत्या कराएगी सुनियोजित। इसके बाद भी त्रिवेणी जी विचलित नहीं हुई और अपने साहस को, अपने वात्सल्य को, अपने करुणा को, इन तीनों चीज का समन्वय करते हुए इन्होंने जिस साहस के साथ, जिस शक्ति के साथ अपने कार्य क्षेत्र को समृद्ध किया, बढ़ाया, वो वाकई प्रेरक है। तो दोस्तों, आज मुझे यानी आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। जय हिंद।